अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि आज के दिन 31 अगस्त 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान खुद ज़ाती तौर पे बनफ़्स नफ़ीस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने हाज़िर हुए कंटेम्प्ट के केस की समाअत के लिए, जहां अदालत ने चंद दिन पहले 4 या 5 दिन पहले ये उन्हें समन किया था, डिमांड किया था कि वो पर्सनल अपीयरेंस करें। आप लोग ये भी सुन चुके होंगे कि एक दिन पहले गुज़िश्ता दिन उनके वकला ने, जिन्हें लीड कर रहे हैं बैरिस्टर हामिद खान साहब, जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान से नाराज़ रहे, नाराज़गी की वजह जहांगीर खान तरीन थे। जब जहांगीर खान तरीन साहब की अलहदगी हुई तो बैरिस्टर हामिद खान साहब के साथ एक बार फिर इमरान खान की सुलह हो गई। बैरिस्टर हामिद खान जो इस मुल्क के बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट समझे जाते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हवाले से किताबें भी लिखी हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स चैलेंजेस। तो हामिद खान साहब ने 21 पेज का एक रिस्पॉन्स जो है उसकी शो कॉज नोटिस जो था, उसके जवाब में 21 पेज का एक रिस्पॉन्स अदालत को जमा करवाया था, जिसकी कॉपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं मीडिया के पास। और मैं जो चीज़ डिफरेंट कर रहा हूँ वो ये कि मैं जो 21 पेज का रिस्पॉन्स हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे जमा करवाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे गूगल ड्राइव के ज़रिए वहाँ पे प्लेस कर दिया जाए। इसी तरह 2 पेज का आज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस 21 पेज की जवाब और एक्सप्लेनेशन को सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना, इसे मानने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब को, उनके वकला को ये हुक्म दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन और सप्लीमेंट्री रिस्पॉन्स लेकर आए। तो मैं कर रहा हूँ कि जो गूगल ड्राइव के ऊपर जो 21 पेज का इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स है वो भी आपके पढ़ने और मुताला करने के लिए, जो 2 पेज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज का ऑर्डर दिया है उसे भी मैं वहाँ प्लेस कर रहा हूँ। इसके साथ ही गुज़िश्ता दिन जो मैंने डिस्कस किया था एक दिन पहले वीलॉग में, जहाँ इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट जो है वहाँ उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल की बेल को जब रद्द किया तो जो 8 पेज का डिसीजन था उसे भी मैं इस वीलॉग की डिस्क्रिप्शन पे रख रहा हूँ। उसकी वजह मैं एक्सप्लेन करता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं वो क्यों उसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसको क्विकली देख लें कि यहाँ पे हुआ क्या। पर्सनली तौर पे कि मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि जो 21 पेज हैं उनको मैंने ज़ाहिर है पूरा तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, डायसेक्ट नहीं किया, लेकिन इसके बारे में मैंने अखबारों से पढ़ा, उसको मैंने क्विकली देखा और मुझे तो लगता है कि बैरिस्टर हामिद खान साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान बहुत अच्छी तरह से इमरान खान के मौक़िफ़ को एक्सप्लेन भी किया है। ये डिमांड भी की गई है कि अगर जज साहिबान ने पहले ही माइंड बना लिया है, जिन जज साहिबान ने ये माइंड बना लिया है कि इमरान खान ने वाकई कंटेम्प्ट की है, उन्हें कम अज़ कम इस केस की समाअत जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज ऑफ माइंड कर चुके हैं, अब सुनने से पहले ही, राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ही आपने फैसला कर लिया, माइंड बना लिया है, तो फिर भला आपकी क्या लॉजिक और मंतक जो है वो रह जाती है केस सुनने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही भरपूर, बहुत ही मौजूं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जवाब जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से दाखिल कराया गया। और मैं नहीं समझ सकता ठीक तरह से कि अदालत ने उसे क्यों जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं समझा और उसको क्यों अदालत चाहती है कि एक सप्लीमेंट्री रिस्पॉन्स जो है। लेकिन बहरहाल अदालत का मसला है, इसको अब देखेंगे इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। मैंने गूगल ड्राइव पे सब चीज़ें इसलिए रखी हैं, आज मैं नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे लोगों ने सिखाया है इसी वीलॉग में कि भाई गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं। तो गूगल ड्राइव पे हम इसलिए चीज़ें रख रहे हैं ताकि मुझे इस चीज़ की, मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि इस यूट्यूब चैनल पे, एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दिस, कि मैंने सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लोग जो हैं पाकिस्तानी डायस्पोरास के, वो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त इसे कहते हैं फीडबैक देते हैं। उनके कमेंट्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी डायसेक्शन करते हैं चीज़ों की, क्रिटिक ऑफर करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, मेरी गलतियों की जो डेफिसिट्स होते हैं, जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनकी भी बहुत अच्छी निशानदेही करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो खुद ही देख लें, जो 21 पेज का इमरान खान का रिस्पॉन्स है उसको भी देख लें, जो 8 पेज का कल का डिसीजन था जो मैंने कल भी रखा था उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। मेरा ख्याल उनको अंदाज़ा नहीं था, डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ था क्योंकि मैंने वीलॉग में नहीं कहा था, तो बहुत से लोग उसको देख नहीं सके, इसलिए उनके जहनों में बहुत से क्वेश्चन उठे। वो समझते हैं कि मैंने जो फाजिल जज साहब ने जो डिसीजन किया उसकी रीज़निंग को मैंने डायसेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उसकी रीज़निंग को डायसेक्ट नहीं किया। तो वो देख लेंगे कि फाजिल जज साहब की जो सारी रीज़निंग थी
वो सिर्फ उनके पहले 5-5.5 पेजेस के अंदर जज साहब ने कोई रीजनिंग नहीं दी, उन्होंने सिर्फ शहबाज गिल साहब के वकील और जो दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, उनके आर्गूमेंट्स को वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया, उनको लिस्ट किया अलॉन्ग विद द वेरियस कोर्ट साइटेशंस ऑफ द प्रीवियस डिसीजंस। वहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग उनकी शुरू होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 6th पेज, और वो जो एक 1.25 पेज का पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7 में जज साहब ने अपनी रीजनिंग दी, और वो रीजनिंग बेस करती है ऑन सेक्शन 131 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड PPC। और उसी की मैंने डायसेक्शन की कि ये जो सेक्शन है 131 का, ये लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि ये 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जब कानून बनाया, पहला 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और फिर जो पुलिस का एक्ट 1860-61 का बनाया, तो ये वहाँ से ये लैंग्वेज जो है वो आ रही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, बिकॉज इसके पीछे जो रीजनिंग है, जो सेंटिमेंटैलिटी है, जो नीड्स हैं, वो ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर की हैं। और अब 170 बरस के बाद तारीख जो है वो तब्दील हो चुकी है और हम एक सॉवरन कंट्री हैं, और इसके कानून लगता बड़ा अजीब है बिकॉज इसकी तमाम रिक्वायरमेंट ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर की हैं। मुझ पर बड़ी मेहरबानी की वन ऑफ द जो व्यूअर्स हैं तारिक कुरैशी साहब, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, गालबन वहीं पे सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में मेरे ख्याल रहते हैं, बहरहाल एनीवे, उन्होंने मुझे उसके बारे में बहुत से टेक्स्ट मैसेजेस किए और उन्होंने बड़ी रिसर्च की उसकी, और फिर उन्होंने मुझे रिसर्च करके बताया कि मैंने जो खदशे का इजहार किया था कि ये 1857-58 से इसका ताल्लुक ही बिल्कुल सही है, बिकॉज वाकई ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चला आ रहा है, और यही इसी लैंग्वेज को सेक्शन 131 की यही लैंग्वेज है हूबहू हिंदुस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश में भी। फ़र्क ये है कि जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है वहाँ इंडिया लिखा हुआ है, जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वहाँ बांग्लादेश लिखा हुआ है, और जब ब्रिटिश इंडिया था तो वहाँ ब्रिटिश इंडिया जो है वो लिखा हुआ था। तो उन्होंने बड़ी मदद की, आई एम थैंकफुल टू हिम। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपना एनालिसिस करें ताकि आप लोग खुद इस चीज़ का फैसला कर सकें। आज के मेरे वीलॉग का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल ढांचा है, इसके अंदर जो तजाद है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कितनी ज़्यादा है, और कैसे इसका तजाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है इस तजाद। और जब किसी भी सिस्टम का तजाद जो है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी है, वो एक हद से बाहर गुजर जाती है, निकल जाती है, तो उसकी जो रूलिंग एलीट होती है उसके लिए उस तजाद को, उस कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करके गवर्न करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, और सिस्टम्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये बड़ा एक एकेडमिक एनालिसिस है मेरा, मैं आपको साबित करता हूँ कैसे। अब मैं आपको टुकड़ा दिखाता हूँ सबसे पहले कि 2017 के मई में निहाल हाशमी साहब ने, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट के लिए चार्ज किया और फिर बाद में कंटेम्प्ट में उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया, तो निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा, ये 24 या 25 सेकंड का टुकड़ा है, मई 2017 का गालिबन। इसे सुने, उनकी लैंग्वेज देखें, उनकी टोन देखें, उनका टेनर देखें, वो क्या क्या रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो जज साहिबान और कोर्ट को किस किस्म की धमकी लगा रहे हैं, किस किस्म की थ्रेट लगा रहे हैं। ये मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर से छोटा सा टुकड़ा काटा है, आपको जगह जगह यूट्यूब के ऊपर ये मिल जाएगा। तो देखें कि निहाल हाशमी साहब क्या फरमाते हैं। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। आपने देखा कि निहाल हाशमी साहब ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। निहाल हाशमी साहब का मीनिंग, उनका मफहूम जो है वो कोई तशरीह करने की उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो जज साहिबान जो कुछ कर रहे हैं, तुमने रिटायर होना है, तो रिटायर होने के बाद हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे, तुम्हारे ख़ानदानों को देख लेंगे, और ज़मीन तुम्हारे लिए तंग कर देंगे। वो कोई कानूनी एक्शन करने के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करने की बात नहीं कह रहे, वो एक मॉब एक्शन, रिवेंज करना, बदमाशी, गुंडागर्दी करने की वहाँ पे बात कर रहे हैं। वो फिज़िकल थ्रेट कॉज कर रहे हैं, वो धमकी लगा रहे हैं, और फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस एग्जाम्पल बना देने की मौजूद जज साहिबान के लिए। अब मैं आपको एक और टुकड़ा दिखाता हूँ। ये टुकड़ा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये है राना सनाउल्लाह साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और इंटीरियर मिनिस्टर हैं। जनवरी 2022 में जज साहिबान को वो क्या मैसेज देते हैं? हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करें। अब आपने राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन लिया, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सुन लें
کہ 20 اگست 2022 کو لیاقت باغ کے جلسے میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان جو اس وقت کنٹیمپٹ چارجز فیس کر رہے ہیں، اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کنٹیمپٹ بھی فیس کر رہے ہیں اور اسی پہ دہشت گردی کا بھی ان کے اوپر جو ہے FIR کٹی ہوئی ہے. کیا عمران خان نے کہا تھا لیاقت باغ؟ میں نے آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں، ہم انشاءاللہ IG DIG پہ کیس، اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی، اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا، اس کے اوپر پتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی. اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور میں بڑے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لا کو اپہولڈ کرنا. چونکہ یہ کلپ آپ نے دیکھ لیا ہے، میں یہ کوشچن آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. کیا عمران خان موب ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان جج صاحبہ کے خلاف وائلنس کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی فزیکل پنشمنٹ ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان پہ چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ یا وہ ان کے خلاف لیگل ایکشن کی تھریٹ ان کو دے رہے ہیں؟ جو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر جو 20 بیسک ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں دنیا کے، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ یورپ کے، وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ we'll see you in court, we will fix you in court, we see you in court. اور یہی چیز ہوتی ہے جب بھی آپ کسی ڈیسیجن کے خلاف جاتے ہیں اپیل لے کے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیسیجن کی لیگیلٹی کو نہیں مانتے، ہم پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ آرڈر جو کیا گیا ہے یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ظلم ہے، یہ ٹرنی ہے، اینڈ ہیئر از آور پٹیشن اگینسٹ اٹ. بہرحال اینی وے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا سارے ویلاگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں تضاد کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کانٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز ایز اے ویری کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ لا میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی نظام میں، کسی سسٹم میں تضاد ایک لیول سے اوپر چلا جاتا ہے، پھر اس سسٹم کی جو ایلیٹ ہوتی ہے، جو گورننگ ایلیٹ ہوتی ہے، وہ گورن نہیں کر سکتی. ایک سسٹم جو ہے وہ کولیپس کی طرف چلا جاتا ہے. جو چیز مجھے بڑی مایوس کن لگتی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، یہ بڑی مایوس کن بھی ہے، وہ یہ کہ انگریزی زبان میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ڈونٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. یعنی ایپلز ڈفرینٹ ہیں، اورنجز ڈفرینٹ ہیں. اورنج کا رنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایپل جو ہے وہ یلو رنگ کا ہو سکتا ہے، گرین رنگ کا ہو سکتا ہے، ریڈ رنگ کا ہو سکتا ہے، اس سے ملتے جلتے اس کے شیڈ ہو سکتے ہیں. اور اورنج آن دی ادر ہینڈ اس کی ٹیکسچر ڈفرینٹ ہے، اس کا سائز تو بہرحال اسی قسم کا ہوتا ہے. تو ایپلز، ڈونٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز. یو ٹاکنگ آف ایپلز اینڈ اورنجز. آپ سب نے سنا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ایپل اینڈ اورنجز کی فریزولوجی جو ہے وہ نہیں سنی. مجھے شک یہ ہے کہ ایپل اینڈ اورنج جو ہے نا وہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ زبان اور سوفیسٹیکیٹڈ کلچر یا سوفیسٹیکیٹڈ لینگویج یا کوئی زیادہ ہائیلی ڈیولپ قسم کا جو سسٹم ہے، یہ وہاں سے یہ ایگزامپل آئی ہے. بیکاز پاکستان میں ایپل اورنجز تو بڑی دور کی بات ہے، بیکاز ایپل کا بھی اسی قسم کا سائز ہے، اورنج کا بھی اسی قسم کا سائز ہے، اور ایپل بھی تھوڑا سا پیلا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں ایپلز کو اورنجز سے ڈسٹنگوش کرنے کی، ڈفرینشیٹ کرنے کی کیپیسٹی اس طرح سے پائی ہی نہیں جاتی. اس معاملے میں پاکستانی سسٹم کلر بلائنڈ ہے. میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 2-3 دن پہلے بڑا پرانا لطیفہ ہے جس میں ایک بھینس جو ہے وہ جنگل میں دوڑتی چلی جاتی ہے، دوڑتی جا رہی ہے. تو اس کو ایک چوہا جو ہے وہ روکتا ہے، اسے کہتا ہے بھینس کو کہ تم کیوں دوڑ رہی ہو؟ تو بھینس اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پولیس آئی ہے جنگل کے اندر، وہ ہاتھی کو گرفتار کرنے کے لیے، ہاتھی نے بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ کچھ کر دیا ہے. تو چوہا اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم تو ہاتھی نہیں ہو، تم تو بھینس ہو. تو بھینس اس پہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر یہ ثابت کرتے کرتے کہ میں ہاتھی نہیں ہوں، میں بھینس ہوں، مجھے 20 سال لگ جائیں گے. تو جب یہ سنتا ہے چوہا تو وہ بھی مارے خوف کے بھینس کے ساتھ ہی مل کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایگزامپل ہے ہاتھی، چوہے اور بھینس والی، یہ پاکستان کے پورے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو ٹھیک طرح سے ایکسپلین کرتی ہے جو ہم یہاں پہ تضادات دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایپل اورنجز جو ہے نا، یہ انگلینڈ اور امریکہ کے لیے اپلائی کرتا ہے. پاکستان میں ایپل اورنجز اپلائی نہیں کرتا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی فیوچر کی لینگویجز میں جب آپ پاکستان کے بارے میں کوئی چیز لکھیں یا ریفرنس دیں یا بات کریں، خدا را ایپلز اینڈ اورنجز کی بات نہ کیا کریں. پاکستانی سسٹم میں ایپلز کو اورنجز سے ڈسٹنگوش کرنے کی کسی قسم کی کوئی صلاحیت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک کامنٹ کر کے اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ میں جب پاکستان کی صورتحال دیکھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے صورتحال ایوالو کر رہی ہے، تو میں ظاہر ہے کہ دکھی بھی ہوں. اس کے حوالے سے میں ایگزاسٹڈ بھی ہو گیا ہوں، میں پریشان بھی بہت ہوں، مجھے حیرانگی بہت زیادہ ہے. بیکاز میں کم از کم 20-22 برس سے پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بڑا کین آبزرور ہوں. جب سے میں کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں تھا 2000 اور 2002 کے درمیان، پھر لندن اسکول آف اکنامکس میں تھا، پھر میں پاکستان کے میڈیا کا حصہ بن گیا فرام 2005 آنورڈس. پھر میں اس وقت UK میں تھا، پھر پاکستان آ گیا. میرا خیال تھا کہ ہم تاریخ کے عمل میں
आगे जा रहे हैं, हम तारीख़ के अमल में पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि 12 अक्टूबर 1999 का जो मिलिट्री कू किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने, जो मिलिट्री इंटरवेंशन की थी, उसके नतीजे में पाकिस्तानी माशरा जो है गो के था वो कू, लेकिन उसका जमूद टूटा है और पाकिस्तान एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, जो छोड़ चुके थे पाकिस्तान को 10, 15, 20, 25, 30 बरस से, उनको एक सेंस ऑफ होप महसूस हुई और वो 2002-03 के बाद वो पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए, जॉब्स ली, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, IT की कंपनीज उन्होंने कायम की। तो देयर इज लॉट ऑफ होप अबाउट पाकिस्तान। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन टू से दिस थिंग कि होप नहीं है, ये बड़ी ज़ालिमाना किस्म की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है वो मुझे बड़ी परेशान कुन और बड़ी हैरान कुन लगती है। मुझे 3 इसमें एलिमेंट्स नज़र आते हैं। एक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पास्ट एंड प्रेजेंट की, या पास्ट एंड फ्यूचर की एक लड़ाई हो रही है। एक पुराना निज़ाम जो है पाकिस्तान के अंदर, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, पुराना निज़ाम है, वो अपने आप को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये पैगाम देने के लिए कि भाई पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, इस धरती ने, इस निज़ाम ने ऐसे ही चलना है, इसको बदलने की कोशिश ना करो, यहाँ ख्वाब देखने की कोशिश ना करो। दूसरी मुझे चीज़ लगती है कि यहाँ एक डिजिटल डिवाइड है। इसी को अगर डिफरेंट तरीके से देखें, डिजिटल डिवाइड इस तरह से है कि चूँकि एक माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का, शहरी लोगों का, जिनके पास बहुत बेहतर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई है। वो ज़ाहिर है जो लोग अब शहरों के अंदर भी बड़ी उसमें डिजिटल डिवाइड है, लेकिन शहरों में और देहात में और शहरों के बाहर खासी डिजिटल डिवाइड है। यानी जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये जो इस तरह के शहर हैं, इन शहरों के अंदर बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे अगर आप जो DHAs हैं, जो पहरिया टाउन्स हैं, जो और इस किस्म के एरियाज़ हैं, KDA हो गया कराची में, क्लिफ्टन हो गया, इन एरियाज़ में जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है लोगों के पास और दूसरे जिन लोगों के पास लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके दरमियान एक डिजिटल डिवाइड है, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड व्यू का बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉजिक की भी एक बहुत बड़ी डिवाइड है। जब मैं लॉजिक की डिवाइड की बात करता हूँ तो उन डिसीजंस को भी देख लें, और जो मैंने आपको शुरू में वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं उनको भी देख लें कि पाकिस्तानी सिस्टम हर चीज़ का अपना मकसद निकालने के लिए पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा एक नया रूल, एक नया प्रिंसिपल जो है वो इन्वेंट कर लेता है, जिसको मैं एक लॉजिकल डिवाइड भी कहता हूँ। थैंक यू सो मच।